हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है दो भाइयों की जिनके पिता ने जायदाद उनके बीच बांटी तो लेकिन असामान्य तरीके से। एक के हिस्से में पूरी जायदाद आती है तो वहीं दूसरे के हिस्से में आती है एक झोपड़ी। पर आखिर उस झोपड़ी में ऐसी क्या खासियत थी, चलिए देखते हैं इस कहानी में। शंकर के दो बेटे थे, वरुण और अवि, पर दोनों ही बाहर रहते थे क्योंकि शंकर बहुत ज्यादा अमीर था। इसीलिए उसने अपने दोनों बेटों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा हुआ था। पर अब समय के साथ उसकी उम्र होती जा रही थी और उम्र के साथ उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। बस इसीलिए वो अपने नौकर रामू को बुलाता है और रामू से कहता है, रामू, जैसा मैंने तुम्हें कहा क्या तुमने वो किया? हाँ मालिक, मैंने आपकी सारी जायदाद वरुण बाबा के नाम करवा दी और अभी बाबा के हिस्से में वो जंगल वाली झोपड़ी आई है। लेकिन मालिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वरुण बाबा कैसे हैं? आप सब जानते हुए सारी जायदाद अपने बड़े बेटे वरुण बाबा के नाम कर रहे हैं। लेकिन मालिक, आप तो जानते हैं ना कि सब कुछ वरुण बाबा के नाम होने के बाद वरुण बाबा अभी बाबा को इस घर से निकाल देंगे। हाँ रामू, मैं जानता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा बहुत ही लालची है और वो अपने इस जायदाद से कभी भी किसी को कुछ नहीं देगा। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा छोटा बेटा बहुत ही ईमानदार और होनहार है। रामू, मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय के लिए जिंदा हूँ, पर हाँ, जब तक के लिए मैं जिंदा हूँ मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटों को यहाँ लेकर आओ। अपने मालिक की बात सुनकर अब रामू वरुण और अवि को जल्द से जल्द गांव आने को कहता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों अपने बाबा के पास आ जाते हैं। अपने बेटों को आखिरी बार देखकर शंकर को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपने बेटों से कहता है, बच्चों, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख चुका हूँ, अब तो मैं आराम से स्वर्ग जा सकता हूँ। बच्चों, मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ पिताजी, बताइए। बेटा, मेरे जीते जी तुम दोनों अपना घर बसा लो। क्योंकि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, बस इसीलिए वो दोनों अपने पिता को मना नहीं कर पाते और कुछ दिनों में ही वो दोनों ही अपनी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। और उन दोनों का घर बसा देखकर अब शंकर को भी सुकून मिलता है और कुछ ही दिनों बाद शंकर की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद रामू उनकी जायदाद शंकर के कहे अनुसार ही बांट देता है। खुद के हिस्से में सारी जायदाद देखकर वरुण बहुत खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बाबा ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। नहीं तो मैं सोच रहा था कि न जाने कैसे ये जायदाद मेरे नाम करवाऊं। रामू काका, आप यहाँ रह सकते हो। नहीं बाबा, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि मालिक ने हमसे कहा था कि हम उनके छोटे बेटे के साथ रहे, यानी कि अभी बाबा के साथ। इसलिए हम उनकी आखिरी इच्छा यानी कि छोटे बाबा के साथ रहेंगे और हम उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। छोटे बाबा, आपके हिस्से में मालिक ने जंगल की पुरानी झोपड़ी की है, इसलिए आपको और छोटी मालकिन को हमारे साथ उस झोपड़ी में रहना होगा। तो चलिए। रामू की बात सुनकर अभी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप अपनी पत्नी और रामू काका के साथ चला जाता है। वो सभी उस झोपड़ी की तरफ जंगल के रास्ते जा रहे थे। उसी वक्त अवि की पत्नी नेहा अपने पति से कहती है, अवि जी, बाबूजी ने ये तो सरासर गलत किया है ना। अपने एक बेटे को सब कुछ दे दिया परंतु दूसरे बेटे के हिस्से में कुछ नहीं दिया। नहीं छोटी मालकिन, हमारे मालिक कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेते थे और अगर उन्होंने छोटे बाबा को झोपड़ी देने का सोचा है तो जरूर इसमें भी कोई सूझबूझ होगी। हाँ नेहा, काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया शुरू से ही थोड़े लालची किस्म के व्यक्ति रहे हैं। वो इंसानों से लेना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते। और शायद वो मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, बस इसलिए बाबा ने सारी जायदाद भैया के नाम कर दी है। पर अवि, वो एक मामूली सी छोटी झोपड़ी है। भला एक मामूली और छोटी झोपड़ी में हम 3 लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम कैसे रहेंगे उस छोटी सी झोपड़ी में? नेहा, मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो जरूर सोच समझकर ही किया होगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो। नेहा और अवि दोनों बातें कर रहे थे और बात करते करते वो झोपड़ी के पास कब आ गए कुछ पता नहीं चला। झोपड़ी को देखकर रामू काका बोलते हैं, बाबा देखो, वो रही झोपड़ी। आप सभी लोग झोपड़ी में जाइए, मैं रात के खाने का प्रबंध करके आता हूँ। काका, आप भी साथ ही चलो। और रही बात रात की, तो रात को हम दोनों बाहर खाने की तलाश में चलेंगे। इस तरह अब तीनों उस झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। उस झोपड़ी के पास पहुँचते ही नेहा कहती है, अवि जी, देखना जरा, ये पुरानी सी झोपड़ी कितनी बेकार और घटिया लग रही है। ये बाहर से कितनी टूटी हुई है। एक काम कीजिए, खाने के लिए आप बाद में ढूंढना, उससे पहले आप इस झोपड़ी की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाओ।
मैं झोपड़ी के अंदर जाकर देखती हूँ कि ये अंदर से और कितनी टूटी हुई है। इतना बोलकर अब नेहा झोपड़ी के अंदर अपना पहला कदम रखती है, जहाँ वो देखती है कि उस झोपड़ी में चारों तरफ घना अंधेरा है। नेहा अब जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है वैसे ही वो फिसलने लगती है और वो फिसलते हुए कुछ दूरी पर ही गई थी कि तभी वो देखती है कि झोपड़ी कोई मामूली झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल है। ये देखकर नेहा के मुंह से चीख निकल जाती है। अभी जी। नेहा की चीख सुनकर अवि और रामू दोनों ही झोपड़ी में जाते हैं और वो भी फिसलकर नेहा के पास चले आते हैं, जहाँ वो भी उस झोपड़ी को अंदर से ऐसे देखकर भौचक्के हो जाते हैं। अच्छा, तो अब समझ आया कि बाबूजी ने ये झोपड़ी हमारे नाम क्यों की है। देखा, मैंने और काका जी ने कहा था ना कि बाबा यूं ही कोई फैसला नहीं लेते हैं, और अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो वो भी बहुत सोच समझ कर लिया होगा। हाँ अभी जी, पर यहाँ महल तो है लेकिन यहाँ पर सामान कहाँ है? ये तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। नेहा के इतना बोलते ही उस महल उर्फ झोपड़ी के अंदर एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी में कुछ दिखाई दे पाना बहुत मुश्किल था। बस इसीलिए अवि, नेहा और रामू अपनी अपनी आंखों पर अपना अपना हाथ रख लेते हैं। कुछ समय बाद अब जब वो सभी आंखों से अपना हाथ हटाते हैं तो देखते हैं कि उस महल में सब कुछ आ गया है। ये देखकर उनको समझते देर नहीं लगती कि वो कोई मामूली झोपड़ी नहीं बल्कि एक जादुई झोपड़ी है। पर फिर नेहा अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक बार फिर उस झोपड़ी से कहती है, आज सुबह से हम भूखे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ खाने को आए। नेहा के इतना बोलते ही एक बार फिर उस महल उर्फ झोपड़ी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उनके सामने तरह तरह के खाने के पकवान आ जाते हैं। उस जादू को देखकर अब तीनों को पूरा यकीन हो जाता है कि वो झोपड़ी जादुई है। इस तरह से अब वो लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। समय गुजरता है पर समय के साथ ना तो अवि कहीं बाहर आता और ना ही रामू काका। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण अपने घर में बैठे अपने भाई के बारे में सोचते हुए अपनी पत्नी आशा के पास जाता है और उससे कहता है, अरे आशा, मैं सोच रहा था कि मैं अभी को जाकर देख कर आऊँ कि कैसे वो अपनी गरीबों वाली जिंदगी काट रहा है। अरे मेरे बाप ने सारी जायदाद मुझ पे लुटा दी और उसके हिस्से में आई तो केवल एक झोपड़ी। हाँ तो आपको क्या करना है उसकी गरीबी देखकर? करना कुछ नहीं है, बस मुझे ये देखना है कि वो फटीचर अपनी जिंदगी कैसे काट रहा है। तुम यही रहना, मैं अभी आता हूँ। अब क्या था, वरुण अपने भाई की गरीबी का मजाक बनाने के लिए उसकी झोपड़ी के पास जाता है, जहाँ वो उस झोपड़ी को देखकर खुद से कहता है, आय हाय, इनकी किस्मत तो देखो, इस झोपड़ी के जैसे इनकी किस्मत भी टूटी फूटी हुई है। ये लोग इस टूटी झोपड़ी में रहते कैसे होंगे? जो भी है, मैं अभी खिड़की से झांकते हुए देखता हूँ। इस तरह अब वरुण खिड़की द्वारा उस झोपड़ी में झांकता है, जहाँ वो देखता है कि अवि एक टूटी हुई चारपाई पर लेटा है और उसकी पत्नी सूखी रोटी खा रही है। पर असलियत में कुछ और ही था। जैसा वरुण देख रहा था ठीक उसका उल्टा था। अवि मखमल के बिस्तर पर बैठकर आराम फरमा रहा था और नेहा सोफे पर बैठकर फल खा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका मन साफ नहीं होता उसको कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक उसी तरह वरुण के साथ भी यही हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।